Hello everyone, my name is Sakshi and I'm teaching you course BBA 181, and in this video we're going to discuss second unit of our first block. So unit 2 is ecosystems. Let's start, okay? What is ecosystem? इकोसिस्टम एक यूनिट है जहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स साथ में सरवाइव करते हैं, फंक्शन करते हैं और एक एरिया बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वो साथ में फंक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. So it is a unit that include all living organisms that function together within a given area, interacting with physical environment, so that the flow of energy clearly leads to defined biotic structure and cycling of material between living and non-living. लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल कंपोनेंट्स के बीच में फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, आपस में इंटरेक्शन हो रही है, और जिस जगह पे वो हो रही है वो इकोसिस्टम है एक, ठीक है. अब आप डायग्राम देख सकते हो. एक इकोसिस्टम एक जनरल डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक इकोसिस्टम जहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग दोनों कंपोनेंट्स हैं और साथ में फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है. जैसे कि सन है, सन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए. कैसे कि सन से जो एनर्जी जा रही है ग्रीन प्लांट्स के पास जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, फिर प्रोड्यूसर्स पे जो सर्वाइव कर रहे हैं वो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं, फिर उस पे जो आगे सर्वाइव कर रहे हैं वो माइक्रो कंज्यूमर हैं, और फिर न्यूट्रिएंट बन रहा है हमारा, ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, और फिर वो ऑर्गेनिक मैटर वापस से सॉइल के थ्रू कहाँ जा रहा है, हमारे प्रोड्यूसर्स के पास, ठीक है. जो प्रोड्यूसर्स पे फीड कर रहे हैं वो मैक्रो कंज्यूमर्स. अब आप देख सकते हो कि हर लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, प्रोड्यूसर से मैक्रो में, मैक्रो से माइक्रो में, हर लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. लेकिन सारी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है, एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज भी हो रही है. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एनर्जी लूज ही हो रही है हीट के फॉर्म में, क्योंकि आप आगे पढ़ो, ठीक है. आगे है हमारे पास इकोसिस्टम के फीचर्स. अब इसमें हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, कि इकोसिस्टम बनता किस किस चीज से है, और इकोसिस्टम का फंक्शन, ठीक है. स्ट्रक्चर में आता है एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट. सेम जैसे आपने एनवायरनमेंट के लिए भी पढ़ा था हमने फर्स्ट यूनिट में, तो दो तरह के कंपोनेंट थे, नॉन लिविंग एंड लिविंग. जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक है, जो लिविंग है वो बायोटिक है, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी आगे फिर फिजिकल और केमिकल में इन्होंने डिवाइड किया है. फिजिकल जब हम बोलते हैं तो वहां पे हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, ठीक है, टोपोग्राफी, ये सब फैक्टर्स हैं फिजिकल फैक्टर्स. और फिर केमिकल में हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है. ऑर्गेनिक में हमारे पास वो आते हैं जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स जो हमारी फूड में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, वो सब आते हैं ऑर्गेनिक में. और इनऑर्गेनिक में आते हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं, ठीक है. उसके बाद आते हैं बायोटिक कंपोनेंट जो कि लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है. लिविंग कंपोनेंट में है ऑटोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. अब ऑटोट्रॉफ्स है कौन? वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. लाइक ऑल ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि उनके पास होता है क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से वो करते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं. कैसे? सन से उन्हें एनर्जी मिलती है और वो फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. फिर उन पे जो फीड करते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स. अब कंज्यूमर्स भी यहाँ पे चार तरह के हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है. आगे एक डायग्राम में आप क्लियरली दिख जाएगा ये देखिए, ये एक इकोलॉजिकल पिरामिड है, ठीक है. इसमें हर लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. फर्स्ट लेवल पे है प्रोड्यूसर्स, फिर उस पे जो सरवाइव कर रहा है वो है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उस पे जो फीड कर रहा है वो है सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड सो आगे टर्शियरी एंड क्वाटरनरी सिमिलरली, ठीक है. तो ये है हमारे कंज्यूमर्स हैं अलग अलग, ठीक है. उसके बाद जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है कोई भी, तो डिके हो जाता है, उसको कौन डिकम्पोज करता है? डिकम्पोजर्स जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है.
वो आ जाते हैं डिकम्पोजर्स में, ठीक है। वो लास्ट स्टेप है, क्योंकि उसके बाद तो ऑर्गेनिज्म नहीं बच रहा ना, उसके बाद तो वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो गया, और न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में, और सॉइल से वापस प्लांट्स में, तो एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ फंक्शंस, फंक्शंस में फंक्शंस में हम वो सारी प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जिसकी जिसकी वजह से इकोसिस्टम मेंटेन होता है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम चलता है, ठीक है। जिसमें आता है फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, केमिकल साइकिल, ठीक है। तो ये सब फंक्शंस हैं, ठीक है, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोसेसेस को। तो अब इकोलॉजिकल हायरार्की, अब यहाँ पे इकोसिस्टम को साइज के बेसिस पे अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड किया गया, स्टार्टिंग विद एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारी बॉडी भी एक इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट फॉर्म कर रही है, किसके लिए? जो बैक्टीरिया, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उनके लिए ये भी तो एक इन्वायरमेंट ही है ना। तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे सबसे बेसिक लेवल। वरना जब आप बायो में डिटेल से पढ़ते हैं ना, तो उससे भी नीचे देयर इज टिश्यू, देन सेल, एंड देन ऑर्गन, देन टिश्यू, एंड देन सेल। बट अब हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करें, तो फर्स्ट लेवल क्या है? ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर स्पीशीज के मिलके बना रहे हैं पॉपुलेशन, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ पे सारे ह्यूमंस हैं। देयर इज प्लांट पॉपुलेशन, जहाँ पे सारे प्लांट्स हैं। सिमिलर स्पीशीज मिलके पॉपुलेशन बना रही है। फिर सिमिलर स्पीशीज की पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बना रही है, ठीक है। जैसे कि माइक्रोबियल कम्युनिटी होती है, ठीक है, उसमें अलग अलग स्पीशीज के माइक्रोब्स होते हैं, उनकी पॉपुलेशंस होती है, और वो मिल के कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज मिलके एक इकोसिस्टम बना रही हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे हैं एक लैंडस्केप को। लैंडस्केप से फिर हमारा आगे बायोम है, ठीक है। बायोम है जहाँ पे हमारे जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी एक रह रही है, वो हमारा बायोम है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सबसे बड़ा इकोसिस्टम, क्या है यहाँ पे? बायोस्फीयर, जो कि है स्फीयर ऑफ लाइफ, ठीक है। ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइफ सर्वाइव कर रही है, और इसमें तो सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है। देखिए बायोस्फीयर किससे बन रहा है मिलके यहाँ पे? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर से, क्योंकि हमने बोला है कि स्फीयर ऑफ लाइफ है, ये वो स्फीयर है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कहीं भी हो। अब एटमॉस्फेयर हमारा क्या है? जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे हमारी सारी गैसेस प्रेजेंट है, हमारे एयर प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे बर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी है सारा हमारा एनवेलप बना रहा है जो अर्थ के ऊपर एक, वो हमारा एटमॉस्फेयर है। लिथोस्फेयर जो अर्थ का सरफेस है, और जो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। हाइड्रोस्फेयर जो हमारी वाटर बॉडीज है, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। और इन सारों को मिला के बन रहा है बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वाटर बॉडी में हो, अर्थ पे हो, या एयर पे हो, वो सब क्या है? एक बायोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है टॉपिक लेवल्स। अब जब हम आगे बात करेंगे फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड की, अब ये इकोलॉजिकल पिरामिड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इस पे हर लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म उस पर फीड कर रहा है फिर, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, और फिर कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो रही है, जो कि मैंने पहले आपको बताया भी था। अब यहाँ पे हम एक तो ये डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक लेवल क्या है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, ठीक है। ये दो चीजें हैं। ट्रॉपिक लेवल एक ईच यूनिट जो इस पिरामिड की है ना, जैसे कि प्रोड्यूसर एक यूनिट है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर एक यूनिट है, सेकेंडरी कंज्यूमर एक यूनिट है, टर्शियरी कंज्यूमर एक यूनिट है, क्वार्टनरी कंज्यूमर एक यूनिट है। हर यूनिट को एक हम ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। ईच यूनिट फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल, अनदर देन अनदर देन अनदर। तो यहाँ पे 5 ट्रॉपिक लेवल से इकोलॉजिकल पिरामिड बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्री था, या क्रॉप, कोई प्लांट था, ग्रास था। ग्रास पे किसने फीड किया? ग्रास होपर ने फीड किया। ग्रास होपर को आगे फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है, या किसी उसने रैट ने खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन सिर्फ 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर होने का ये लॉ है, जिसे हम 10% लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, सिर्फ 10% एनर्जी
एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगी और बाकी की सारी एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे 100% एनर्जी थी जो कि आई थी सन से, तो नेक्स्ट लेवल पे सिर्फ उसकी 10% जाएगी, उससे नेक्स्ट लेवल पे उसका 10% जाएगा जो कि 1% हो जाएगा, फिर 1 का भी 10%, 0.1%, 0.1 का भी 10%, 0.01%, तो आगे जाता जाएगा जब तक बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी एनर्जी जो है अगर 10% अगले लेवल पे जा रही है तो 90% ऑफ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो रही है एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या है? एक चेन है, एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ लिंक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हर लिंक में एक ऑर्गेनिज्म है और वन ऑर्गेनिज्म बिकम्स द फूड ऑफ द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और हर लिंक को यहाँ पे हम टॉपिक लेवल बोलते हैं। फूड चेन का भी हर लिंक टॉपिक लेवल है। ठीक है, जैसे पिरामिड का हर लेवल था, तो एक यूनिट को बोला हुआ है यहाँ पे टॉपिक लेवल। ठीक है, चाहे वो फूड चेन की हो या पिरामिड की हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म एक लिंक है और दूसरा ऑर्गेनिज्म उस पर सरवाइव कर रहा है, और ये ऐसी ही प्रोसेस चलती रहती है कि फिर उस ऑर्गेनिज्म को भी कोई और खाएगा और फिर उसे भी कोई और खाएगा, और ऐसे एक साइकिल फॉर्म हो रही है जिसे हम फूड चेन कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे है सबसे फर्स्ट ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें, हम यहाँ पे 3 तरह की फूड चेन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन में स्टार्ट होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर से। जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर है जैसे कि ग्रास है, ग्रास पे फीड कर रहा है ग्रास ऊपर, जो कि फिर प्राइमरी कंज्यूमर बन गया। प्राइमरी प्रोड्यूसर और उस पर फीड जो कर रहा है वो है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर पे जो फीड कर रहा है वो है सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि यहाँ पे फ्रॉग है, फ्रॉग पे फीड कर रहा है स्नेक, वो बन गया टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर को आगे किसने खाया? एक हॉक ने, वल्चर ने, वो हो गया हमारा एपेक्स कंज्यूमर या क्वार्टनरी कंज्यूमर। और फिर जब वो डेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोजर से डिकम्पोज करेंगे तो एनर्जी वहां चली जाएगी। ठीक है, और फिर वापस से वो न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर से, और वो वापस सॉइल के थ्रू हमारे प्रोड्यूसर्स के पास। ठीक है, तो एक साइकिल फॉर्म हो रही है। तो ये थी हमारी ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फूड चेन जो है हमारी डेट्रिटस फूड चेन। अब ये जो फूड चेन जहां से पिछली खत्म हुई थी, हम कह रहे थे कि ऑर्गेनिक मैटर बना और फिर वापस से प्लांट्स के पास जा रहा है सॉइल के थ्रू, ये चेन वहां से स्टार्ट हो रही है। डेट्रिटस क्या होता है? फ्रेगमेंट, ऑर्गेनिक मैटर के फ्रेगमेंट्स को हम डेट्रिटस कहते हैं। तो ये चेन स्टार्ट ही वहां से हो रही है। डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उस पे कौन फीड कर रहा है? सॉइल के माइक्रोब्स फीड कर रहे हैं। ठीक है, और उन माइक्रोब्स पर कौन फीड कर रहा है? जो वर्म्स होते हैं जो हमारे, वो उससे फीड कर रहे हैं। वर्म पे कोई और फीड कर रहा है, फिर ऑर्गेनिज्म आगे, जैसे मोल हो गया या फिर कोई स्नेक हो गया। ठीक है, इस तरीके से चेन आगे चलती जा रही है, बट स्टार्ट कहाँ से हो रही है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेट्रिटस। तो ये डेट्रिटस फूड चेन। उसके बाद नेक्स्ट है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में क्या होता है? इसमें एक पैरासाइट इंक्लूड हो जाता है बीच में। अब जैसे जेब्रा, जेब्रा यहाँ पे होस्ट होगा और ये एक नीमाटोड है, ये होस्ट पे स्टिक कर जाएगा इसकी बॉडी पे कहीं भी, और फिर वहीं से सरवाइव करता रहेगा। ठीक है, तो इसमें फर्क क्या हुआ कि बाकी सब पूछे में तो हम पढ़ रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे सरवाइव कर रहा है। ठीक है, वो उसको किल कर रहा है, अपना फूड बना रहा है, लेकिन पैरासाइट उसको किल नहीं करता है, होस्ट को, वो उसकी बॉडी पे रहता है, सरवाइव करता रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है बाकी फूड चेन से पैरासिटिक फूड चेन में, कि यहाँ पे पैरासाइट किल नहीं कर रहे हैं, वो उस पे रह रहा है, स्टिक कर रहा है, और फिर साइकिल आगे चल रही है। ठीक है, एंड में वही सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो डिकम्पोज कर देता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन आ गया बीच में? पैरासाइट आ गया, जिसने किल नहीं किया, सिर्फ होस्ट पे रह के सरवाइव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी टाइप्स ऑफ फूड चेन थी। अब फूड वेब क्या होता है? जब मैं अलग अलग फूड चेन्स को लिंक करूँ, अगर मैं पैरासिटिक को, डेट्रिटस को, ग्रेजिंग फूड चेन्स को लिंक कर दूं और एक नेटवर्क फॉर्म कर दूं, तो वो हो जाएगा फूड वेब। फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। ठीक है, इट इज सेम, बट यहाँ पे सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो वो होता है हमारा फूड वेब। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं? जो हमारे
एनवायरमेंट में न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक सर्कुलर मोशन में फैशन में चलते रहते हैं, कभी स्टेबलाइज नहीं होता है। ठीक है, तो वो नॉन लिविंग से लिविंग में जाते हैं और फिर वापस से नॉन लिविंग में आ जाते हैं, तो एक सर्कुलर फैशन में, साइक्लिक फैशन में चल रहे हैं, तो उसको बायोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स एक से दूसरे पे ऑर्गेनिज्म पे जा रहे हैं और कैसे नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में जा रहे हैं, तो वो सब। ठीक है, अब ये दो तरह की होती है साइकिल्स, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल वो हो गई जहां पे रिजर्वायर जो है एटमोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, जो हमारा सोर्स है उस साइकिल का, यहाँ से कि वो स्टार्ट हो रही है, तो वो होगी गैसियस साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल वो है जहां पे रिजर्वायर है हमारा अर्थ का क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट से अगर स्टार्ट हो रही है, अर्थ क्रस्ट अगर सोर्स है न्यूट्रिएंट का, तो वो हो जाएगी सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, सबसे पहले हम गैसियस साइकिल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है हमारे पास वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में क्या होता है कि वाटर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में अर्थ सरफेस पे अलग अलग फॉर्म पे घूमता रहता है। ठीक है, कभी वेपर्स की फॉर्म में, कभी पानी की फॉर्म में। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म में वो घूमता रहता है, उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है, जो हमारी वाटर बॉडीज है, ओशंस है, लेक्स है, ग्राउंड वाटर है। ठीक है, लेक्स और ग्राउंड, नॉट ग्राउंड वाटर, वो तो उसमें तो काफी लेट होता है। ओशंस हैं, जो रिवर्स हैं, वहां से पानी इवेपोरेट होगा सन की हीट की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, तो पानी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, जहां वो क्या फॉर्म करेगा, क्लाउड्स। ठीक है, अब जो इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक यही तरीका नहीं है पानी के इवेपोरेट करने का, मोस्टली इसी के थ्रू होता है, बट लाइट अमाउंट जो होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। उसमें क्या होता है, प्लांट्स के पास लीव्स हैं और लीव्स के सरफेस पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उसमें से गैसेस एक्सचेंज होता है एनवायरमेंट का और प्लांट का। ठीक है, और वेपर्स का भी एक्सचेंज होता है, तो उस तरीके से जो प्लांट के अंदर वाटर होगा ना, वो वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा से निकल जाएगा और वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। सो इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी एटमॉस्फेयर में चला गया। अब नीचे जो था वो टेम्परेचर ज्यादा था, ऊपर ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, तो क्या होता है, पहले तो क्लाउड फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्लाउड्स फॉर्म हो गए, उसके बाद जब पानी ज्यादा हो गया, ऊपर वेपर्स का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो वो हैवी हो जाते हैं क्लाउड्स। उसके बाद ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाएगा पानी। उसके बाद क्या होगी, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, हम कह देते हैं रेनफॉल इज प्रेसिपिटेशन, अलग अलग फॉर्म में होती है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सिर्फ रेनफॉल नहीं होता है, अगर आप हेल स्टॉर्म की बात करें, ओले पड़ रहे हैं ना, वो भी प्रेसिपिटेशन है। स्नोफॉल हो रहा है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। सिर्फ टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से पानी अलग अलग फॉर्म में नीचे आ रहा है। प्रेसिपिटेशन इज पानी का नीचे आना, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगी, प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन के थ्रू आ गया, अब कुछ तो पानी जो होता है डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ से वापस से रिवर में जाके मिक्स हो जाता है, और फिर वापस से सेम प्रोसेस होगी। अब जो पानी बिना कहीं गए सीधा सरफेस के ऊपर से आता गया और रिवर में मिक्स हो गया, वो होगा सरफेस रन ऑफ। और इस पानी में काफी ज्यादा केमिकल्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब जितना भी डर्ट है साथ में जो भी है वो सब इसके साथ मिक्स होता जाएगा, जितने भी हमारे एसिडिक केमिकल्स है वो सब वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाएंगे। अब ये जो था सरफेस रन ऑफ। अब कुछ पानी होता है जो रन ऑफ नहीं होता है, वो जाता है, उसको प्लांट्स और लीव्स इंटरसेप्ट कर लेते हैं, फिर वहां से वो सॉइल में पहुंच जाता है, बट डायरेक्ट नहीं पहुंचा। ठीक है, ग्राउंड पे नहीं वो डायरेक्ट गया, पहले लीव्स पे गया, इंटरसेप्ट कर लिया लीव्स ने, तो उसे कहेंगे इंटरसेप्शन। ठीक है, और उसके अलावा होता है इनफिल्ट्रेशन। अब कुछ पानी रिवर में मिक्स हो गया, जो पानी मिक्स नहीं हुआ वो इनफिल्ट्रेट होके ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है, वाटर टेबल का पार्ट बन जाता है, फिर वो ग्राउंड वाटर वो हो सकता है कहीं कहीं थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक वहां रहता है, या हो सकता है वो वापस से कहीं निकल जाए, वापस से रिवर में मिक्स हो जाए, बट वो सॉइल में सीप कर गया, नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर में पहुंच गया पर्कुलेशन के थ्रू।
तो वो हो जाता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब ये सारी प्रोसेस वापस से रिपीट हो जाएगी जब पानी एक बार वाटर बॉडी में आ गया, देन अगेन इवेपोरेशन, अगेन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये सब होगा, कंडेंसेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन। तो ये वाटर साइकिल में ऐसे पानी मूव करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारी कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में क्या होता है, जो हमारा कार्बन होता है ना, वो डायरेक्ट, हम कैसे कहते हैं कि कार्बन हमारे पास कैसे आता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जब हमें ऑक्सीजन मिलती है प्लांट से। ठीक है, तो ये सबसे पहले प्लांट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लांट्स ने क्या लिया, सन से एनर्जी ली। ठीक है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वो हम ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स, और उसके बाद हम रिलीज करते हैं क्या, CO2। वो CO2 कहाँ चला गया, वापस से बैक टू एनवायरमेंट में। ठीक है, हमने जब रेस्पिरेशन कर लिया, ठीक है, अब अगर ऑर्गेनिज्म डेड हो जाए, अर्थ क्रस्ट में डिकम्पोज हो जाए, मिक्स हो जाए, तो वो कार्बन कहाँ जाएगा, वो तो अर्थ क्रस्ट में ही रह जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वहां थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर तक पड़ा ही रहेगा, वो फॉर्म कर देगा फॉसिल फ्यूल। ठीक है, और फिर फॉसिल फ्यूल्स को हम डिग करते हैं, कंपनीज डिग करती है अपने एनर्जी के लिए, सोर्सेज के लिए यूज करते हैं, तो वो वापस से एनवायरमेंट में मिक्स हो जाता है। मतलब कार्बन कैसे अलग अलग फॉर्म में इन्वायरमेंट में वापस जा रहा है, एनवायरमेंट से हम ले रहे हैं और फिर वापस से एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं, तो वो है कार्बन साइकिल। ठीक है, अब कार्बन तो डायरेक्ट भी ओशन में मिक्स हो सकता है कि वो अपनी नेचुरल फॉर्म में, तो वो वहां पे क्या करता है, फिर कार्बोनेट फॉर्म हो जाते हैं ओशन के अंदर। ठीक है, कार्बोनेट सेडिमेंट्स होते हैं ना बहुत सारे, शेल्स वगैरह, इन सब में क्या होता है, कार्बोनेट ही तो होते हैं, जो शेल होते हैं सी के अंदर, जो रॉक्स होते हैं जो सी बॉटम पे होते हैं, वहां पे काफी ज्यादा कार्बोनेट्स के डिपॉजिट्स होते हैं। इसलिए हम ओशंस को लार्जेस्ट सिंक ऑफ कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है कार्बन साइकिल, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग से घूमने जा रहा है कार्बन अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में नहीं, मतलब कार्बन ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, फिर कभी सॉइल में, सॉइल के थ्रू फॉसिल में, फॉसिल के थ्रू वापस से जो हम उसको एमिशंस हो रहा है उससे इन्वायरमेंट में जा रहा है। ठीक है, हम रेस्पिरेशन के थ्रू भी रिलीज कर रहे हैं कार्बन इन्वायरमेंट में, तो वो कार्बन साइकिल का पार्ट है सारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन क्या है, जो अपनी नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन जो N2 एलिमेंट है, एलिमेंटल फॉर्म में है, वो प्लांट्स यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते, और काफी इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन उनके लिए, बट उस फॉर्म में उसको यूज नहीं कर सकते। क्या हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, तो हमें फिक्स करना पड़ता है नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में। ठीक है, अब एयर और सॉइल से जो नाइट्रोजन है उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, प्लांट्स के लिए, उस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, 5 प्रोसेसेस आती है नाइट्रोजन साइकिल में। पहली होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरी होती है नाइट्रिफिकेशन, थर्ड होती है एसिमिलेशन, एंड देन उसके बाद फोर्थ होती है अमोनिफिकेशन, और फिफ्थ होती है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, इन सारी प्रोसेसेस में नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म से स्टार्ट होता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और वापस से बैक टू एटमॉस्फेरिक फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, ये जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या होता है, कुछ तो होती है, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम यूज कर सकते हैं, प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, 3 मेथड होते हैं फिक्सेशन के। ठीक है, फिक्सेशन अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रही है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे और नाइट्रोसोमोनास, ये बैक्टीरियाज हैं जो फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं उसको नाइट्रेट्स में, तो वो एक तरह की होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। सेकंड किस तरीके से होती है फिक्सेशन,
इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे कि फर्टिलाइजर जो बनते हैं, जो हम सॉइल में डालते हैं, वो भी तो वही काम कर रहे हैं ना। वो नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रही है सॉइल को। वरना ये चीज एनवायरनमेंट में तो नेचुरली भी हो रही है, बट प्रोसेस को थोड़ा और फास्ट कर दिया किस तरीके से, इंडस्ट्री में उसको कन्वर्ट करवा के। ठीक है, तो वो एक तरीका हो गया फिक्सेशन का। एक होता है मतलब बहुत बहुत ही कम अमाउंट में, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उस प्रोसेस के टाइम पे भी। यहाँ पे हम बैक्टीरिया वाली फिक्सेशन को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे क्या हुआ, जो एलिमेंटल थी, बैक्टीरिया जो थे, नाइट्रोसोमोनास हो गया, जैसे कि नाइट्रोसोबैक्टर हो गया, उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, N2 को। ठीक है, तो वो नाइट्रेट्स क्या होगा, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन होगी। इसमें ऐसा होगा कि जो बैक्टीरिया था उसने कन्वर्ट किया नाइट्रोजन को, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इस फॉर्म में क्या होता है, प्लांट्स यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो नाइट्रिफिकेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर लेंगे। अब जो यूटिलाइज कर लिया है, नाइट्रेट की फॉर्म बन गई थी, अब उसको आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, हम भी तो प्लांट्स को खाते हैं ना, एसिमिलेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी थर्ड स्टेप थी नाइट्रोजन साइकिल का, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो गए थे, उसको हमने प्लांट्स को कंज्यूम किया, वो हमारे पास आ गया। ठीक है, हमारी बॉडी में एसिमुलेट हुआ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। इनमें नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी एक कंपोनेंट होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड में, तो इनकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फिर ये क्या होंगे, ये हमारे आगे टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं, फिर ऑर्गन होने में, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, फोर्थ स्टेप था अमोनिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन थी, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, वो वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए। अमोनिफिकेशन में जो नाइट्रेट से वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वो एक्सक्रीशन के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट होता है, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होती है, उसमें अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, फिर लास्ट प्रोसेस जो होती है वो होती है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो नाइट्रेट आयन था वो वापस से अपनी एटमॉस्फेरिक फॉर्म में चेंज हो जाता है रिडक्शन के थ्रू। जो NO3 नाइट्रेट आयन था वो वापस से N2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इसमें ये होता है एनारोबिक प्रोसेस में। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन को नहीं यूज करता, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं, उसकी एब्सेंस में वर्क करता है। और एब्सेंस कहाँ होगी, बिल्कुल जहाँ पे, या तो डीप सॉइल के अंदर, लैंड के अंदर कहीं अर्थ क्रस्ट में, या फिर जहाँ ग्राउंड वाटर आ जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो, वहां पे ये प्रोसेस होती है डीनाइट्रिफिकेशन की, जहाँ नाइट्रेट वापस से N2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो वापस से एटमॉस्फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो साइकिल कंटिन्यूज दैट वे। तो ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारी सेडिमेंट्री साइकिल्स, जिनका जो रिजर्वायर था वो अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। ठीक है, सल्फर साइकिल है अब इसमें। तो सल्फर साइकिल में क्या होता है, सल्फर कहाँ से आता है, वॉल्केनाइजेशन से। जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है और उस टाइम पे जो एमिशंस होती हैं, उसमें बहुत हाई अमाउंट में सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वो सल्फर क्या होगा, या तो एयर में चला जाएगा, ठीक है, या फिर डिकम्पोज होके वहीं के वहीं डिकम्पोज होके H2S बना देगा, जो कि है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब जो रिड्यूस हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड में, तो वो तो वही प्रोसेस खत्म है। बाकी जो एयर में चला गया था, अब एयर में सल्फेट्स हैं, एयर में सल्फेट्स के अलावा और क्या था, वेपर्स थी, जो कि हमने वाटर साइकिल में भी देखा था। ठीक है, उन वेपर्स के साथ वो सल्फर मिक्स हो जाता है, जब प्रेसिपिटेशन होती है तो वो वेपर्स के साथ मिक्स होके, रेन के साथ मिक्स होके सल्फर लैंड पे आ जाती है, सॉइल में मिक्स हो जाती है। ठीक है, अब इसी वजह से एसिडिक रेन भी होती है। अगर सल्फर का अमाउंट बहुत ज्यादा है प्रेसिपिटेशन में, तो वो एसिडिक नेचर की हो जाएगी रेन, तो उसको फिर हम एसिड रेन बोलते हैं। बट अगर नॉर्मल अमाउंट में आ रहा है तो इट्स अ नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, नॉट एसिडिक रेन। ओके, तो वो उसके साथ आता है
वाटर बॉडीज में मिक्स हो रहा है, सॉइल में मिक्स हो रहा है, ठीक है। अब वो लैंड और वाटर बॉडीज में जा रहा है। अब लैंड में जा रहा है तो वहां से सॉइल में जा रहा है, सॉइल में जा रहा है तो वहां से वो प्लांट्स चूज कर रहे हैं उसको, सल्फर को, ठीक है। सल्फेट, और फिर जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो वापस से डिकम्पोज होकर वो सल्फर बैक टू सॉइल, ठीक है। और जो वापस वो जो पानी में जा रहा था, अब पानी में तो क्या होती है, डिकम्पोजिशन, सॉरी, सेडिमेंटेशन होती है। नीचे सेडिमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कार्बोनेट्स के हो रहे थे, ठीक है। ऐसे ही सल्फेट्स और जो सल्फाइड्स के हैं सेडिमेंट नीचे फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, फिर फॉसिल फ्यूल बना लेते हैं। और फॉसिल फ्यूल वही थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक पड़े रहे, वहीं पे पड़े रहे, और फिर किसी ने डिग किया, एनर्जी के लिए यूज किया, और फिर वहां से एमिशन जो हुई वापिस से सल्फर बैक टू एटमोसफेयर। एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग फॉर्म में चल रहा है, और वापस से बैक टू द सेम पॉइंट। यही यहाँ हर साइकिल में सेम ही प्रोसेस हो रही है। जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं कैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में सल्फर अलग अलग फॉर्म में जाता है, वापस से अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, एटमोस्फेरिक फॉर्म में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये है हमारी सल्फर साइकिल। ये हमारी सारी बायोकेमिकल साइकिल्स कवर हो गई है। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या हो रहा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक कम्युनिटी फॉर्म हो रही है, और वो फिर दूसरी में चेंज, दूसरी और ज्यादा कम्युनिटी उससे आगे आए जा रही है, इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है। एक कम्युनिटी से स्टार्ट होके अलग अलग कम्युनिटीज अब आगे बन चुकी हैं, और पूरा सक्सेशन हो रहा है, ठीक है। तो सक्सेशन में भी क्या होता है, एक जो सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है ना, जिस कम्युनिटी से सक्सेशन स्टार्ट हो रही है प्रोसेस, उसे कहते हैं पाइनियर कम्युनिटी। जो कि फर्स्ट कम्युनिटी थी जहां से सक्सेशन स्टार्ट हुआ है, जहां से आगे सारा इवोल्यूशन डेवलपमेंट हुआ है। और फिर आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स जो होता है उसको हम एंडिंग को कहते हैं ना, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स वो पॉइंट है जहां पे कम्युनिटी अब स्टेबल हो चुकी है, ठीक है। अब ना वो आगे ज्यादा डेवलप हो सकती, ना उससे कम कुछ हो सकता, तो वो एक स्टेबल फॉर्म में जब पहुंच जाती है तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बना लेती है, ठीक है। पाइनियर कम्युनिटी, एंड देन देयर इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो कि एंड में होती है, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन जो होता है, दो तरह के सक्सेशन प्रोसेसेस है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में है बिल्कुल बेयर से स्टार्ट हो रहा है, लैंड से, जहां पे सॉइल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे पाइनियर कम्युनिटी क्या है हमारी, जो बेयर रॉक्स है, मतलब स्टार्टिंग किससे हो रही है, यहाँ पे कुछ नहीं था, रॉक्स से। रॉक्स में फिर वेदरिंग होगी, सॉइल बनेगी, सॉइल्स पर लाइकन आएंगे, फिर स्मॉल एनुअल प्लांट्स और लाइकन्स आ जाएंगे, ग्रास और पेरिनियल्स ट्रीज और हर्ब्स शर्ब्स ये सब आते जाएंगे। फिर एंड में पूरी सारी कम्युनिटीज फॉर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लाइफ आ चुकी है, तो वो फिर स्टेबल हो जाता है वहां पे जाके। फिर आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। बस स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जब कुछ भी नहीं था। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ लाइफलेस एरिया, जहां पे कुछ नहीं था, सॉइल भी नहीं थी, और वहां पे लाइफ सस्टेन कर ही नहीं सकती थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वहां पे डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई, सॉइल बनी जब, तो उसके बाद सारी आगे डेवलपमेंट होती गई, और फिर हम एक स्टेबल उस पे फॉर्म पे पहुंच गए, जहाँ पे हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई, जहाँ पे और ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो वो एक स्टेबल फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से प्राइमरी सक्सेशन होता है। जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट था, वो यहाँ पे क्या है, लाइकन्स है, फिर एनुअल प्लांट्स आए, ठीक है, फिर ग्रासेस आए और पेरिनियल्स आए। इस तरीके से आगे आगे लाइफ आती गई, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, प्राइमरी में था लाइफलेस एरिया से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन सेकेंडरी में ऐसे नहीं होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में अगर प्राइमरी सक्सेशन हुई थी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म हो गई थी, फॉर सम रीजन वो डिस्ट्रॉय हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है। यहाँ पे फायर का एग्जांपल दिया हुआ है आपको डायग्राम में, कि फायर हुई, फॉरेस्ट फायर हुई, सारी कम्युनिटीज डिस्ट्रॉय हो गई, सब खत्म हो गया वहां पे, और सॉइल अभी भी है। प्राइमरी में तो सॉइल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सॉइल भी फॉर्म हुई है वहां तो स्टार्टिंग से,
ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन में तो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन इतनी लंबी नहीं होती है। एक एरिया था जहाँ पे कम्युनिटी पहले से थी, लेकिन अब डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है। तो वहां पे अब दोबारा से जब सक्सेशन होगी, दोबारा से लाइफ आएगी, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सॉइल तो अभी भी है वहां पे, ठीक है। सो सम थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वापस से प्लांट्स आएंगे जैसे वहां पे आए थे, पाइनियर स्पीशीज दोबारा से बनेंगी, दोबारा से इंटरमीडिएट स्पीशीज आएंगी, दोबारा से क्लाइमेक्स स्पीशीज आएंगी, फिर हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो जाएगी जो कि वापस से स्टेबल हो जाएगी। पर ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? जब वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो प्राइमरी सेक्शन की थी वो डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। तो सेकेंडरी वहां से स्टार्ट होती है। तो ये होती है हमारी सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन इंटरवेंशन इन इकोसिस्टम्स कैन हैव अनएक्सपेक्टेड एंड डेट्रीमेंटल आउटकम्स। ह्यूमन इंटरवेंशन का इकोसिस्टम पे, क्लाइमेट पे कितना बैड इफेक्ट, ठीक है, बहुत ही वेज में इम्पैक्ट कर रहे हैं हम अपनी एक्टिविटी से एनवायरनमेंट को, और वो सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। पॉजिटिव तो ना बराबर ही होगा, कुछ होगा, होगा भी तो। जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं, ओवर पॉपुलेशन, ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे एक्शंस की वजह से एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को हार्म कर रही है। ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जिससे अगेन पॉल्यूशन होता है, डिफोरेस्टेशन जो कि पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रही है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रही है उसकी वजह से, ठीक है। हम ओवर फिशिंग कर रहे हैं, अपने ग्रीड के लिए कर रहे हैं ना, वो भी नॉइज पोल्यूशन, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं हम, वो भी पोल्यूशन कर रहा है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है, एयर पोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है हमारे साथ? क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है, पुअर एयर क्वालिटी हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से, अनड्रिंकेबल वाटर, हमें वाटर स्कैरिसिटी इतनी हो चुकी है अब, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे ही एक्शंस की वजह से हुई है, ह्यूमंस के इंटरवेंशन की वजह से ही हुआ है। हमने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरवेंशन की है, जो छेड़खानी की है, उसकी वजह से ही ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसका रिजल्ट भी हमें ही भुगतना पड़ेगा अगर हमने इनको सॉल्व नहीं किया तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सब इश्यूज पे ध्यान दें और अपने एक्शंस को ठीक करें, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट थी। इसमें हमने इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमारे फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ा, बायोजियोकेमिकल्स के साइकिल के बारे में पढ़ा, और हमारे ह्यूमन एक्शंस का क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट में उसके बारे में, एंड ecological succession also. So these are all the topics that are covered in your unit 2. I hope you understand all of it, and we'll cover the next unit in next video. Thank you.